गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र। ठीक है, ये अध्याय 4 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन दी थी, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम और क्या था न्यूलैंड का अष्टक नियम। आई होप सब लोग को याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोथर-मेयर ने परमाणु आयतन वक्र दिया, किसके लिए? तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए। ठीक है, हम लोग अभी वही देख रहे हैं कि किस तरह से डॉबे-राइनर ने, किस तरह से न्यूलैंड ने, किस तरह से लोथर-मेयर ने जो तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण किया, ताकि हमें पढ़ने में, समझने में, उन्हें जानने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, ताकि उसमें हम अच्छे से उनके गुण धर्म को याद कर सके, जान सके। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं लोथर-मेयर का आयतन वक्र। लोथर-मेयर ने क्या किया कि जो विभिन्न तत्व होते हैं, ठीक है, विभिन्न तत्व के परमाणु भार और उनके परमाणु आयतन के बीच संबंध स्थापित किया। ठीक है, लोथर-मेयर ने विभिन्न तत्व के परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच संबंध स्थापित किया और ये देखा कि तत्व जो होते हैं, मतलब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, तो ये पाया कि जो समान गुण वाले तत्व थे वो समान पोजीशन में, मतलब समान स्थान पे मिल रहे थे। ठीक है, लोथर-मेयर ने परमाणु भार और परमाणु आयतन के आधार पर जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में वर्गीकृत किया, तो जिन तत्वों की मतलब प्रॉपर्टी, मतलब गुण समान थे, वे समान स्थान पे मिल रहे थे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या होता है, सीजियम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप पे क्या है, लिथियम, यहाँ पे टॉप पे है सोडियम, यहाँ पे टॉप पे है पोटेशियम और यहाँ पे टॉप पे क्या है, रुबिडियम और वहां पे क्या है, सीजियम। यहाँ पे देखो पोजीशन सबकी सेम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये है आपके एल्कली मेटल। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या कहलाते हैं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल मतलब क्या, क्षारीय धातु। एल्कली मेटल मतलब क्या है, ये क्षारीय धातु। ठीक है, तो इन तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसी कारण ये मतलब ये जो पांचों तत्व है वे टॉप पे मिल रहे थे, मतलब शिखर पे मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है, ये क्या है, क्षारीय धातु। क्षारीय मृदा धातु है, इस तरह से हमने देखा कि टॉप पे क्या मिल रहे थे, एल्केलाइन मेटल या फिर क्षारीय धातु। उसके बाद उसके उतार साइड मतलब साइड की ओर, मतलब ये शिखर कैसा, मतलब ये ग्राफ कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो यहाँ पे टॉप पे क्या मिल रहे थे, क्षारीय धातु, और यहाँ पे क्या मिल रहे थे, क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक है, ये क्या है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु। हाँ, क्षारीय मृदा, वहां पे तत्व लिखा गया है, ये धातु आएगा। ठीक है, क्योंकि मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जो हैलोजन तत्व है, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 17 में हम लोग पढ़ते हैं। ये कहाँ पे मिल रहा था, लोथर-मेयर के वर्ग पे, मतलब वक्र पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br है ये, और ये है आयोडीन। ठीक है, FCl, Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये Br है ना। तो ये कहाँ पे मिल रहे थे, वक्र के चढ़ाव के मध्य पे, वक्र के चढ़ाव के कहाँ पे मिल रहे थे, मध्य पे। सबसे टॉप पे क्या मिल रहा था, मतलब शिखर पे क्या मिल रहा था, क्षारीय धातु, और उसके उतार साइड पे, वक्र के ये उतार साइड है ना, क्योंकि वक्र ऐसे जा रहा है, तो ये उसके उतार साइड पे क्या मिल रहा था, एल्केलाइन अर्थ मेटल, मतलब क्षारीय मृदा धातु।
ठीक है। और चढ़ाव के मध्य पे, बीच में कोई दूसरा तत्व आएगा, इसलिए चढ़ाव के मध्य पे क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद के तत्व का पता नहीं था तो वहां पे छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद चढ़ाव की ओर एक और तत्व मिल रहा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय तत्व, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। शायद वक्र के चढ़ाव साइड पे क्या मिल रहा था, अक्रिय तत्व या फिर इनर्ट गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है। वक्र पे ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका मैं फोटो आप लोग को सेंड कर दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से देख नहीं रहा होगा इसलिए बोल रही हूँ। इसका पीडीएफ या फिर फोटो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, ये जो ग्राफ है उसका। तो यहाँ पे बस आप लोग को ये याद रखना है कि वक्र के शिखर पे क्या मिल रहा था, वक्र के उतार साइड पे क्या मिल रहा था, और वक्र के चढ़ाव के मध्य में क्या मिल रहा था, और वक्र के चढ़ाव पर क्या मिल रहा था, ठीक है। तो वहां पे शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। कहाँ पे लिखा जाए, टॉप पे मतलब शिखर पे क्या मिल रहा था, शिखर पर क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु। और इस तरह से हमने देखा कि लोथर मेयर ने परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य वक्र बनाया और तत्वों को परमाणु भार के आधार पर रखा तो पाया कि उसमें शिखर पर मतलब सबसे टॉप पर क्या मिल रहे थे, सबसे टॉप पर क्या मिल रहे थे, क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये सभी क्या है, क्षारीय धातु। ये कहाँ पे मिल रहे थे, शिखर पे। अच्छा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो वक्र हो रहा है हमेशा बढ़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे परमाणु भार बढ़ रहे हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम के बाद क्या हो गया, जैसे यहाँ पे क्या है, लिथियम है, लिथियम के बाद क्या हो गया, सोडियम, सोडियम के बाद क्या हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम। तो यहाँ पे वक्र छोटा से बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब ये है क्योंकि परमाणु भार भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, परमाणु भार क्या है, बढ़ रहे हैं। इसी कारण वक्र भी क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखा हमने कि शिखर पर क्या मिल रहे थे, क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। उतार पर क्या मिल रहे थे, उतार मतलब ये है ना, यहाँ पे उतार पे क्या मिल रहे थे, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियर और बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। उसके बाद चढ़ाव के मध्य पर क्या मिल रहे थे, हाइड्रोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और उसके बाद ये है शिखर, ये है उतार, ये है चढ़ाव के मध्य, और ये क्या है, जो जिसको हम लोग ब्लू कलर में लिखे हैं वो क्या है, चढ़ाव, ठीक है। तो चढ़ाव पे क्या मिल रहे थे, जो अक्रिय गैस थे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और नहीं था, जिनान उस टाइम खोज नहीं हुआ था। तो इसका फोटो मैं आप लोग को अच्छे से भेज दूंगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप लोग को बस ये समझना है कि लोथर मेयर का जो परमाणु आयतन वक्र था वो किसके बेस पर था, तो वो था परमाणु भार और परमाणु आयतन के बेस पर, ठीक है। तो लोथर मेयर ने जब परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य वक्र बनाया, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य वक्र बनाया, तो ये पाया कि तत्वों के परमाणु आयतन उसके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। लोथर मेयर ने ये पाया कि तत्व, ये उसके नियम में आ जाएगा, ठीक है। तत्वों के परमाणु आयतन उसके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये है
इस तरह से लोथर मेयर ने बताया कि परमाणु आयतन परमाणु भार का क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। अच्छा, लोथर मेयर ने आवर्ती फलन का यूज क्यों किया, मतलब परमाणु भार क्या, परमाणु आयतन परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस आवर्ती फलन का यूज उन्होंने इसलिए किया कि यहाँ पे देखो एक ग्राफ बना है, उसके बाद कुछ समय के बाद सेम वही ग्राफ बना है, जैसे ये ऊपर गया है उसी तरह से ये यहाँ पे ऊपर में गया है ना। तो यहाँ पे ये देखा गया, यहाँ पे ये छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, फिर इस कारण हो रहा है क्योंकि भार बढ़ रहे हैं, परमाणु के भार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इनके भार बढ़ रहे हैं, इसी कारण ये ग्राफ भी बढ़ रहा है। और इस तरह लोथर मेयर ने आवर्ती फलन शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये हमें पता चलता है। देखो, आवर्ती का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण का प्राप्त होना, या फिर समान वक्र हो जाए, या फिर समान ग्राफ हो जाए, इसका प्राप्त होना। तो लोथर मेयर ने देखा कि तत्व को उनके परमाणु, मतलब तत्व को परमाणु भार परमाणु आयतन के बढ़ते क्रम पे रखा, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित किया, तो देखा कि जो वक्र पहले प्राप्त हो रहे थे वही वक्र एक निश्चित समय के बाद फिर से प्राप्त हो रहे हैं, और सेम वैसा ही वक्र एक निश्चित समय के बाद फिर से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण उन्होंने आवर्ती शब्द का प्रयोग किया कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान ग्राफ प्राप्त हो रहे थे, इसी कारण आवर्ती शब्द का प्रयोग किया। और फलन शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इनका जो वक्र होता है परमाणु आयतन और परमाणु भार में संबंध बता रहा था। ठीक है, फलन शब्द का इस कारण प्रयोग किया क्योंकि इनका जो वक्र होता है वो परमाणु आयतन और परमाणु भार में संबंध बताता है, इसी कारण फलन शब्द का प्रयोग किया। आवर्ती मतलब समझ में आ गया, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण का प्राप्त होना, या फिर समान ग्राफ, या फिर समान कुछ भी चीज का प्राप्त होना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि लोथर मेयर के वक्र से हमें, मतलब उन्हें ये पता चला कि जिन तत्वों के गुण समान होंगे वे समान पोजीशन में समान स्थान पर प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के गुण आपस में क्या थे, समान थे, तो इस कारण वो कहाँ पे प्राप्त हो रहे थे, शिखर पे प्राप्त हो रहे थे। उतार पर क्या प्राप्त हो रहे थे, क्षारीय मृदा तत्व। क्षारीय मृदा तत्व के गुण आपस में क्या थे, समान थे, इसी कारण ये एक जगह पे क्या हो रहे थे, प्राप्त हो रहे थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्या था, कैल्शियम, स्ट्रांसियम था, उसके बाद और एक था तो उसमें बेरिलियम था। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जिन तत्वों के गुण आपस में समान होंगे वे समान स्थान पे, पोजीशन पे प्राप्त होंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये श्रीय है ना। कैल्शियम के गुण आपस में, ये क्षारीय मृदा तत्व है, इनके गुण आपस में समान थे, इसी कारण ये उतार साइड पे हमें प्राप्त हो रहे थे। समझ में आ गया कि लोथर मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य संबंध स्थापित किया और उन दोनों के मध्य एक वक्र बताया, जिससे हमें ये पता चला कि तत्वों के गुण, जिन तत्वों के गुण आपस में समान होंगे वे समान पोजीशन पे प्राप्त होंगे, तथा ये पता चला कि परमाणु आयतन परमाणु भार का क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर ये प्रश्न आता है कि लोथर मेयर के परमाणु आयतन के वक्र या फिर लोथर मेयर के परमाणु आयतन वक्र का आधार क्या था, तो उसका आंसर आएगा परमाणु भार और परमाणु आयतन। ठीक है, लोथर मेयर के परमाणु आयतन वक्र का आधार क्या था, तो क्या था आधार, हमने परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया था, वक्र बनाया था, तो वही उसका आधार में आएगा, परमाणु भार और परमाणु आयतन। ठीक है, तो देखो लोथर मेयर ने अपना वक्र दिया, तो इससे ये उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, क्या था वो, आवर्ती फलन। ठीक है, आवर्ती फलन। तो मेंडेलीव थे, इसके बाद लोथर मेयर के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, ज्यादातर हम लोग मेंडेलीव का आवर्त सारणी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। तो उस समय मेंडेलीव जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना वर्गीकरण किया
और इन्होंने वही आवर्ती शब्द को गांठ बांध दिया कि हाँ, कि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखेंगे तो वहां पे आवर्ती एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। आवर्ती इसका मतलब यह है कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान तत्व का प्राप्त होना या फिर समान गुण वाले तत्व का प्राप्त होना, समान गुण वाले तत्व आएगा, ठीक है। आवर्ती का मतलब वही है कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व प्राप्त होते हैं। इनका पता मेंडेलीव को कैसे लगा? लोथर मेयर के वक्र से ही लगा, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं मेंडेलीव का वर्गीकरण। जो वर्गीकरण का मुख्य वर्गीकरण तत्वों के वर्गीकरण का जो मुख्य श्रेय जाता है किसको जाता है? मेंडेलीव को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से वर्गीकरण किया था, अलग अलग समूह ग्रुप बना के वर्गीकरण किया था। सबसे पहले मेंडेलीव ने क्या किया, जब इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया उस समय 63 तत्वों की नॉलेज हमें थी, इन्हें थी। मेंडेलीव को 63 तत्वों की नॉलेज थी, तो उन्होंने क्या किया, 63 अलग अलग कार्ड, छोटे छोटे कार्ड लिए, मतलब ऐसे कागज के छोटे छोटे अलग अलग कार्ड लिए और 63 तत्वों को उसमें रखते गए, मतलब तत्वों का नाम लिखते गए, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, इन सब का नाम वो कार्ड में लिखते गए, ठीक है। 63 उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 63 अलग अलग छोटे छोटे कागज के कार्ड लिए और इसमें अलग अलग तत्वों के नाम लिखते गए, साथ में जो तत्व होते हैं उनके गुणों को भी लिखते गए, ठीक है। तत्व के गुणों को भी वो लिखते गए। कौन कौन से गुण? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अच्छा, भौतिक गुण और रासायनिक गुण को कार्ड पे लिखते गए, ठीक है। तो भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो दिखने में कैसा दिख रहा है, कि उसका रंग क्या है, हरा है, नीला है, पीला है, उसमें गंध कौन सी है, या फिर उसकी अवस्था कौन सी है, ठोस, द्रव या फिर गैस, ठीक है। ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी। तत्व मतलब मेंडेलीव ने क्या किया, 63 अलग अलग कार्ड लिए, उनमें अलग अलग तत्वों के नाम लिखते गए और साथ में तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण को लिखते गए। यहाँ पे भौतिक गुण को हमने जाना कि भौतिक गुण क्या होता है, वो दिखने में कैसा दिख रहा है, उसका रंग कैसा है, उसके वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसमें गंध कौन सी है, ये सब भौतिक गुण में आएगा। अब रासायनिक गुण क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन को मैं दे रही हूँ और मैं बोलूंगी कि हाँ हाइड्रोजन की रासायनिक गुण को निकालिए आप, तो आप क्या करोगे, रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, इस तत्व की किसी दूसरे तत्व के साथ क्या करना है, रिएक्शन करवानी है, ठीक है। किसी भी तत्व से क्या करनी है, आपको रिएक्शन करवानी है, वही उसका रासायनिक गुण हो जाएगा। भौतिक गुण जाना और रासायनिक गुण क्या है, उस तत्व की किसी दूसरे तत्व से क्या करवानी है, रिएक्शन, मतलब क्रिया करवानी है, ठीक है। तो देखो अब इतने सारे तत्व है और इतने सारे यौगिक भी हैं, तो अब उन्होंने ये सोचा कि हाइड्रोजन का रासायनिक गुण या फिर इन सभी तत्वों का रासायनिक गुण, कुल 63 तत्व थे ना, तो उन सभी तत्वों की उन्हें रासायनिक गुण पता करनी थी कि किस तत्व का कौन सा रासायनिक गुण है। तो अब उन्होंने क्या किया, रासायनिक गुण मतलब किसी दूसरे तत्व से क्रिया करवाना, रिएक्शन करवाना, ठीक है। तो अब मेंडेलीव ने देखा कि हाइड्रोजन, सभी तत्व तो हैं, मतलब 63 तत्व, जितने भी यौगिक हैं हमारे सामने या फिर जितने भी तत्व हैं अलग अलग, उन सबसे तो रिएक्शन नहीं कर सकता ना, कोई भी तत्व सभी तत्व से, सभी यौगिक से रिएक्शन नहीं कर सकता, इनएक्टिव हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो ऐसे तत्व होते हैं जब प्राय सभी तत्व से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। इन्हें सक्रिय तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। ये प्रायः जैसे कि हाइड्रोजन से आसानी से क्रिया कर लेगा, हाइड्रोजन लिथियम से कर लेगा, बोरान से, कार्बन से, सभी तत्व से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। तो उन्होंने रासायनिक गुण देखने के लिए किसका यूज किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। मतलब जितने भी 63 तत्व उनके पास थे, तो उन 63 तत्व की क्रिया उन्होंने किससे करवाई, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। रासायनिक गुण तो वो देख के बता दिए कि हाँ हाइड्रोजन कैसा है, गैस है कि द्रव है कि ठोस है, लिथियम कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है। लेकिन रासायनिक गुण पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, रिएक्शन करवाई। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आता है, मेंडेलीव ने अपने वर्गीकरण में रासायनिक गुण निकालने के लिए किन तत्वों का प्रयोग किया, ठीक है।
मेंडलीफ ने अपने वर्गीकरण में रासायनिक गुण निकालने में किन तत्वों का प्रयोग किया? तो उसका आंसर है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही क्यों चुना? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? सक्रिय तत्व होते हैं। ये प्रायः सभी तत्वों से क्या कर लेते हैं? रिएक्शन मतलब क्रिया कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रिया का मतलब ये है, जैसे कि हाइड्रोजन दिया है और इन दोनों तत्वों के साथ जैसे हमें हाइड्रोजन दिया गया है, ठीक है, ये गिवन है हमारा हाइड्रोजन, और बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की क्रिया हम लोग ऑक्सीजन से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे कितने मोल ले रहे हैं वो नहीं है ना, कि हाइड्रोजन के या फिर हाइड्रोजन के कितने अणु है, ऑक्सीजन के कितने अणु है। हाइड्रोजन की क्रिया हम लोग ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या बनेगा? H2O। समझ में आ गया? तो ये था मेंडलीफ का वर्गीकरण। उन्होंने भौतिक गुण, रासायनिक गुण के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, इस तरह अलग अलग कार्ड में परमाणु मतलब तत्वों को रखते गए और उनके भौतिक और रासायनिक गुण को उन्होंने अलग अलग कार्ड में लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देख पाया कि हाइड्रोजन और लिथियम, ठीक है, ये अलग अलग कार्ड है। तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन ये जो लिथियम है उसका भौतिक और रासायनिक गुण हाइड्रोजन से क्या है? मिल रहा है, ठीक है। लिथियम का भौतिक और रासायनिक गुण हाइड्रोजन से मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया? लिथियम को यहाँ से हटा करके कहाँ पे रख दिया? इसके नीचे में, ठीक है। हाइड्रोजन और लिथियम के भौतिक और रासायनिक गुण क्या थे? समान है। तो यहाँ से उठा के उन्होंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन के नीचे में लिथियम को रख दिया, ठीक है। भौतिक गुण तो देखने से पता चल जाएगा, और रासायनिक गुण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिया करवाना पड़ेगा। तो रासायनिक गुण का क्रिया मेंडलीफ ने किससे? रासायनिक गुण निकालने के लिए मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो तत्व होते हैं उनकी क्रिया करवाई। तो यहाँ पे देखो, अगर हाइड्रोजन की क्रिया अगर हाइड्रोजन से करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा, ठीक है, H2 आ जाएगा ना। उसी तरह लिथियम की क्रिया अगर हाइड्रोजन से करवाएं तो उसके लिए वहां पे क्या आ जाएगा? अगर लिथियम की क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो Li मतलब लिथियम हाइड्राइड आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए उन्होंने रासायनिक गुण निकालने के लिए उन्होंने अलग अलग समूह के लिए अलग अलग सूत्र दिए थे, ठीक है। रासायनिक गुण निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? अलग अलग सूत्र दिया था। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला समूह उन्होंने क्या किया? जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे में लिथियम तो आ गया है, उसी तरह यहाँ पे सोडियम भी इसके नीचे में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सोडियम के गुण हाइड्रोजन और लिथियम से क्या हो रहे थे? मिल रहे थे। तो चलो उसको हम लोग नीचे में लिख देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पे सोडियम के गुण किससे मिल रहे थे? सोडियम के गुण हाइड्रोजन लिथियम से मिल रहे थे। इसी कारण उन्होंने क्या किया? सोडियम को हाइड्रोजन और लिथियम के नीचे में रख दिया, ठीक है। अब रासायनिक गुण निकाला। भौतिक गुण तो देख के बता सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुण के लिए उन्होंने अलग अलग सूत्र दिए। पहले समूह में क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, अगर ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है? और हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा? ये उन्होंने पता किया, ठीक है। तो यहाँ पे तत्व है, ये पहला समूह हो गया ना। कौन सा समूह है? ये हमारा पहला समूह, ये पहला समूह है, ठीक है। तो पहला समूह में उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन की क्रिया अगर ऑक्सीजन से करवाते हैं तो वहां पे, अच्छा यहाँ पे पहले ये देखते हैं, उन्होंने सभी तत्वों के रासायनिक गुण निकालने के लिए अलग अलग सूत्र दिया था। तो ऑक्सीजन की क्रिया अगर हाइड्रोजन से करवाएंगे तो उसके लिए ये सूत्र था ना, ये क्या है उनका सूत्र? हाइड्रोजन से करवाएंगे तो उसके लिए क्या सूत्र था? RH, ठीक है। हाइड्रोजन की क्रिया अगर ऑक्सीजन से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? यहाँ पे R यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? R जो है हमारे तत्व को बता रहा है, एलिमेंट को, ठीक है। R किसको बताता है? तत्व को। यहाँ पे जो R है वो किसको बताएगा? तत्व को। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन।
R के बाद क्या है 2 है, तो ये R किसको डिनोट कर रहा है, तत्व को, और तत्व यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा H2 और O। इसका मतलब ये है कि पहले समूह में, यहाँ पे देखना पेज नंबर 51 में मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ना उसको देखना है आपको, ठीक है। पेज नंबर 51 में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है नीचे में दिया है उसको देखना है। उसमें समूह पहला में दिया है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, और रासायनिक गुण निकालने के लिए भी ऊपर में अलग अलग सूत्र दिया है। पहले समूह में जो सूत्र दिया है R2O है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो R2O बनेगा, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो हाइड्राइड बनेगा, मतलब RH बनेगा। R यहाँ पे किसको बताता है, तत्व को। पहला तत्व कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा H2O, और साथ में लिथियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सूत्र है वो सभी पहले समूह के सभी तत्वों के लिए अप्लाई होगा ना। लिथियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तब क्या बनेगा, लिथियम Li2 और O। सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तब क्या बनेगा, Na2 और O, ठीक है। RH का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, तत्व, जिस तत्व के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे सबसे शुरू में किसके तत्व के, कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्रिया किससे करानी है, हाइड्रोजन से। ये तत्व कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या हो जाएगा H2, ठीक है। उसी तरह से अब लिथियम है, लिथियम की क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्राइड, और सोडियम की क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, Na और H, ठीक है। इसी तरह मेंडलीव ने रासायनिक गुण पता करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चुना और अलग अलग समूह बनाते गए। अलग अलग समूह अपने आप बनता कैसे गया, वो अपने आप बना था ना। कैसे बना था कि पहले तत्व के गुण अगर और किसी तत्व से समांतर रख रहा है तो उन्होंने उसको उठा करके कहाँ पे रख दिया, उसके नीचे में। जैसे लिथियम के गुण हाइड्रोजन से मतलब लिथियम के गुण किससे मिल रहे हैं, हाइड्रोजन से, तो लिथियम को उठा के हाइड्रोजन के नीचे में रखा। सोडियम के गुण किससे मिल रहे हैं, लिथियम से, तो सोडियम को उठा करके लिथियम के नीचे रख दिया। मतलब एक समूह के बारे में, एक समूह के किसी एक तत्व के बारे में हमें पता चलता है तो उस तत्व के सभी, मतलब उस समूह के सभी तत्व की नॉलेज हमें हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहला समूह हो गया, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। पहले समूह में किसी एक तत्व की जानकारी हो रही है, जैसे हाइड्रोजन के गुणों का पता चल रहा है तो उस समूह के सभी तत्व के गुणों का पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगी, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि समान गुण वाले तत्व को अलग अलग समूह में रख दिया गया था तो एक तत्व के गुण का पता चलेगा तो वो तो सभी तत्व के गुण का पता आसानी से चल ही जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया मेंडलीव का वर्गीकरण। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो इसको बार बार देखना, फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेंडलीव का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब आगे देखते हैं। इस प्रकार मेंडलीव ने एक नियम दिया। वो नियम क्या था कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद, ठीक है, एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप लोग देखना कि हाइड्रोजन के बाद वहां तो गैप है, उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब है। उसके बाद फ्लोरीन के बाद सीधा सोडियम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तत्व को उनके बढ़ते हुए भार में रखा गया ना, तो एक थोड़े टाइम के बाद, जैसे कि यहाँ पे तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया। सोडियम से देख रहे हैं ना, सॉरी लिथियम के बाद से देख रहे हैं ना,
लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है, नियान तो नहीं आया था उस समय, सोडियम आया था। ठीक है, ये उसके परमाणु भार के क्रम में रखा गया। लिथियम के बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम की मतलब इसका मतलब ये है कि इसका भार कम है, उससे ज्यादा बेरिलियम का भार है और बेरिलियम से भी ज्यादा बोरान का भार है, बोरान से ज्यादा कार्बन का, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का। ये सब है कि भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया। तो उन्होंने पाया, मेडलिप ने पाया कि एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, जो भौतिक और रासायनिक गुण लिथियम के थे वही भौतिक और रासायनिक गुण किसके थे, सोडियम के। ठीक है, तो ये था मेडलिप के वर्गीकरण का आधार कि मतलब नियम यही था कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित समय के बाद तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, या फिर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। लिथियम की अगर हाइड्रोजन से क्रिया किया जाए, लिथियम की पहले समूह, यहाँ पे देखना आप लोग हाइड्रोजन से क्रिया करवा रहे हैं, उसके लिए अलग सूत्र है, अलग अलग समूह में सूत्र को लिखा गया है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। या फिर ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब ये आपका इम्पोर्टेंट है कि मेडलिप ने रासायनिक गुण के लिए किसका प्रयोग किया था। तो हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया था तथा अलग अलग समूह में उसके लिए अलग अलग सूत्र भी लिखा था। तो चलो अब हमें तो इतना पता चल गया कि लिथियम और सोडियम के भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, सेम है। रासायनिक गुण का आपको पता ही है, लिथियम की अगर हाइड्रोजन से क्रिया करवाए तो क्या मिला हमें, लिथियम हाइड्राइड मिला। अगर लिथियम की क्रिया देखिए यहाँ पे किससे करवाए हैं, हाइड्रोजन से। अगर लिथियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाए तो क्या मिलेगा, Li2O, लिथियम ऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाए तो क्या मिलेगा, Na और H, सोडियम हाइड्राइड। अगर ऑक्सीजन से करवाए तो अब क्या मिलेगा, Na2 और O। यहाँ पे सूत्र कौन सा था, R2O। यहाँ पे सूत्र कौन सा था, R2O। सेम सूत्र है क्योंकि ये एक ही समूह के तत्व है। यहाँ पे जो है आपका पेज नंबर 51 में मेडलिप की आवर्त सारणी का वर्गीकरण जो दिया है, डायग्राम, उसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया ये मेडलिप का वर्गीकरण। नियम एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि तत्वों को उनके, मेडलिप का वर्गीकरण का नियम क्या था, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। समझ में आ गया। देखो जो मेडलिप की आवर्त सारणी थी, ठीक है, उससे हमें 9 वर्ग मतलब 8 समूह के बारे में पता चला और 7 आवर्त के बारे में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेडलिप ने तत्वों को 8 समूह में, ठीक है, मेडलिप ने तत्वों को 8 समूह में और 7 आवर्त में बांटा था। ठीक है, मेडलिप ने अपने तत्वों को 8 समूह में और 7 आवर्त। यहाँ पे देखो मेडलिप की आवर्त सारणी में, ये इसको बाद में देखेंगे हम लोग, इसमें मेडलिप की आवर्त सारणी की उपलब्धि को बाद में देखेंगे। यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि मेडलिप की आवर्त सारणी से, मतलब मेडलिप की आवर्त सारणी में मेडलिप ने जो तत्व होते हैं उनको कितने समूह में बांटा, 8 समूह में। ठीक है, यहाँ पे और आता है, मेडलिप ने अपने आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं उनको कितने समूह में बांटा, 8 समूह में। ठीक है, पहला, दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये वाला है पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला कितना है, 5वां, ये वाला कितना है, 6वां, ये वाला 7वां और ये वाला है आपका 8वां। ठीक है, 9 समूह में 8 समूह में बांटा और आवर्त कितना था, 7 आवर्त था।
ठीक है, आवर्त कितना था, 7 आवर्त था। अच्छा यहाँ पे तो 6 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जो पहला समूह है, अलग अलग जो समूह है इन्होंने उसको 2 पार्ट में बांटा था, ए पार्ट और बी पार्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ ए पार्ट को ही लिखी हूँ। यहाँ पे जो पहला समूह है इसको और 2 पार्ट में बांटा है, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। शायद यहाँ पे कापर आया है, कहाँ पे है कापर, हाँ ठीक, यहाँ पे क्या है, कापर आया है। मतलब यहाँ पे देखो समूह तो ना, समूह तो 8 ही है, समूह मतलब वर्ग ना, समूह मतलब क्या है, वर्ग। ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इसमें भी बहुत से तत्व हैं। अब ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो पहला समूह है, यहाँ पे जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो अलग अलग समूह को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा था, ए पार्ट और बी पार्ट। यहाँ पे मैं ए पार्ट को लिखी हूँ, बुक में देखना आप लोग को मिल जाएगा। हाइड्रोजन के बाद क्या है, लिथियम, लिथियम के बाद क्या है, सोडियम, सोडियम के बाद क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम के बगल में दिया है आपका कार्बन, वो आएगा बी पार्ट में। ठीक है, ऐसे ही और किसने दिया है, ये रुबिडियम के बाद दिया है आपका एजी, सिल्वर, वो भी बी पार्ट में आएगा। ये समझ में आ गया।